नमस्कार। कभी देश में नेहरू युवाओं की आवाज बने, फिर जेपी आंदोलन हुआ, फिर लालू मुलायम का दौर, फिर विकास की राजनीति और फिर डिजिटल इंडिया के साथ मोदी युग। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हर पीढ़ी नया नेता क्यों चुनती है? क्या हर कुछ सालों में पुरानी राजनीति कमजोर पड़ जाती है और आज सोशल मीडिया पर चलने वाले नए ऑनलाइन आंदोलनों का देश पर क्या असर पड़ रहा है? आइए समझते हैं कि भारत की युवा राजनीति का पूरा इतिहास। आखिर राजनीति बदलती क्यों है? दोस्तों, राजनीति तब बदलती है जब जनता और सिस्टम के बीच में एक बड़ा गैप बन जाता है। यानी जनता कुछ और चाहती है लेकिन सिस्टम कुछ और डिलीवर करता है। और सबसे ज्यादा बेचैनी युवाओं में होती है क्योंकि युवा चाहते हैं नौकरी, पहचान, सम्मान, तेज विकास और भविष्य की उम्मीद। पर पुरानी राजनीति ये नहीं दे पाती, तब नया नेता पैदा होता है। आजादी से पहले युवाओं का सबसे बड़ा सपना था अंग्रेजों से स्वतंत्रता। उस समय जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता आधुनिक और पढ़े लिखे भारत का सपना दिखा रहे थे। युवाओं को लगा कि ये नया भारत बन सकता है, इसीलिए पूरी एक पीढ़ी उनके साथ जुड़ गई। 1970 में युवाओं को लगा कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, सत्ता बहुत ताकतवर होते जा रही है और आम आदमी की आवाज को दबाया जा रहा है। तब जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण ने युवाओं को एकजुट किया और यहीं से कई बड़े नेता निकले, जैसे कि लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और अन्य कई नेता। यानी कि हर आंदोलन सिर्फ विरोध नहीं होता, वो भविष्य के नेताओं की फैक्ट्री बनता है। 1990s में देश ने एक नया गुस्सा देखा। बहुत सारे पिछड़े और ग्रामीण युवाओं को लगा कि सत्ता में उनकी जगह नहीं है, समाज में सम्मान नहीं है। तब लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह जैसे नेताओं ने उनको आवाज दी। उन नेताओं ने कहा कि अब सिर्फ सत्ता बड़े लोगों की नहीं, बल्कि करोड़ों ऐसे पिछड़े युवाओं की है। लेकिन समय बदला। लोगों ने पूछा कि सड़क कब बनेगी, नौकरी कब मिलेगी, बिजली कब आएगी। तब विकास और सुशासन की राजनीति शुरू हुई और यहीं पर नीतीश कुमार जैसे नेता को समर्थन मिला। 2014 के बाद भारत में डिजिटल राजनीति का दौर तेजी से शुरू हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने सोशल मीडिया युवाओं की आकांक्षा, राष्ट्रवाद और विकास की भाषा को बहुत मजबूती से इस्तेमाल किया। युवाओं को लगा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश और राजनीतिक रूप से सबसे ताकतवर देश बनेगा। नरेंद्र मोदी को आगे आने में मदद इसलिए भी मिली क्योंकि उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के शासनकाल में भ्रष्टाचार के कई बड़े आरोप सामने आ रहे थे। जनता के अंदर गुस्सा और असंतोष बढ़ रहा था। लोगों को लगने लगा था कि सिस्टम में बदलाव की जरूरत है। इसी माहौल में अन्ना हजारे का आंदोलन शुरू हुआ। यह आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ था और इसमें बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। आंदोलन अक्सर एक ऐसी फैक्ट्री की तरह होते हैं जहां से नए नेता निकलकर सामने आते हैं। इसी आंदोलन से अरविंद केजरीवाल जैसे नेता उभर कर आए, जिन्होंने बाद में आम आदमी पार्टी की स्थापना की। आखिर आपने देखा कि किस तरह से देश में कभी भी सिस्टम्स में अगर कोई परिवर्तन होता है तो एक नया नेता उभर के आता है। तो आखिर हमें दूसरे देशों से क्या सीखना चाहिए? जैसे कि हमें अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया या फिर सिंगापुर से क्या सीखना चाहिए? कि लगातार राजनीतिक लड़ाई, अस्थिरता और सामाजिक विभाजन देश को मजबूत नहीं बनाता, बल्कि ये देश को कमजोर करता है। देश को मजबूत तो स्थिर संस्थाएं बनाती हैं। अनुशासन, स्किल, शिक्षा, टेक्नोलॉजी और लॉन्ग टर्म सोच ही देश को आगे बढ़ाती है। भारत आज भी एक डेवलपिंग नेशन है। हमारे ऊपर कई तरह के दबाव है। आर्थिक प्रतिस्पर्धा है, वैश्विक राजनीतिक दबाव है, व्यापारिक दबाव है, मीडिया नैरेटिव है और अंतर्राष्ट्रीय तौर पे अगर आप देखेंगे कि कई सारे देश नहीं चाहते कि भारत कभी भी आगे बढ़े, क्योंकि जब भारत मजबूत बनेगा तो दुनिया की सप्लाई चेन में बदलाव आएगा, मार्केट बदलेगा, टेक्नोलॉजी पावर में बदलाव आएगा और ग्लोबल पावर बैलेंस में भी बदलाव आएगा। तो इसीलिए कई सारे राष्ट्र कुछ ना कुछ हरकतें करते हैं ताकि हमारी जो संस्थाएं हैं उनमें डिस्टर्बेंस आए। अगर हमें डेवलप कंट्री बनना है तो हमें हमारे चुनाव के बाद राष्ट्र को सबसे पहले रखना होगा। संस्थाएं किसी व्यक्ति से बड़ी होनी चाहिए और देश की आर्थिक मजबूती बहुत ही अनिवार्य है। अगर भारत सच में 21वीं सदी का सबसे सुपर पावर देश बनना चाहेगा तो युवाओं को फोकस करना होगा इनोवेशन पे, एंटरप्रेन्योरशिप पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, एक्सपोर्ट पे और नेशन बिल्डिंग पर ध्यान देना होगा और उन्हें राजनीति में भी ध्यान देना होगा, क्योंकि भविष्य सिर्फ सरकार नहीं बदलती
भविष्य पूरी पीढ़ी मिलकर बदलती है। और शायद भारत की अगली सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति विकास, अनुशासन और जिम्मेदार नागरिक की होगी। राजनीति बदलती रहेगी, सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन भारत रहना चाहिए मजबूत, स्थिर और आगे बढ़ना चाहिए। और ये भारत आगे बढ़ता रहेगा।